हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी, जिसमें हमने बायोलॉजी के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। केमिस्ट्री का पोर्शन हमने स्टार्ट कर दिया है और केमिस्ट्री के इस पोर्शन के अंदर हमारा तीसरा चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, जिसे हम धातु और अधातु कहते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार एमपी बोर्ड की यदि बात की जाए तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो आपसे एग्जामों में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा तीसरा चैप्टर, इसकी ये पहली क्लास है, इनको भी हम 2 या 3 क्लासों में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपसे इसका जो पहला क्वेश्चन, तीसरा चैप्टर हमारा धातु और अधातु, धातुएं और अधातु। इसके 2 नंबर का सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, कोई 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण देकर समझाइए। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। उभयधर्मी ऑक्साइड हमारे पास कि जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं। भाई हम अम्ल और क्षार के बारे में आपसे पहले डिस्कस कर सकते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। तो ऐसे ऑक्साइड जो, अब ऑक्साइड क्या होंगे, जो धातुएं जो होती है ना, वो धातु यदि ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने क्या बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। भाई ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, अपने ऑक्साइड बनाती है। कोई सी भी धातु जो भी है अपने पास, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, ऑक्साइड। अब उन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अम्लीय गुण भी प्रदर्शित किए जाते हैं और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित किए जाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड जिनके द्वारा अम्लीय गुण भी प्रदर्शित किए जाएंगे और क्षारीय गुण प्रदर्शित किए जाएंगे, उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कह देंगे। जिसके लिए हमारे पास 2 उदाहरण दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है क्या, Al2O3, जिसे हम एल्युमिनियम का ऑक्साइड कहते हैं, और अगला दे रखा है हमें ZnO, जिंक का ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, क्योंकि ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करता है। वैसे ही जिंक ऑक्साइड भी हमें दे रखा है, जिसे हम ZnO कहते हैं। ये भी आपका अम्लीय गुण भी प्रदर्शित करता है और क्षारीय गुण भी प्रदर्शित करता है। क्लियर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कारण बताइए भाई, या कारण लिखिए। कारण के लिए हमें 2 क्वेश्चन के बने क्या। सबसे पहला है प्लेटिनम, बहुत महंगी धातु है। सोना, ये भी धातु है। चांदी, ये भी धातु है। इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्यों, ये कारण हमें बताना है। प्लेटिनम, प्लेटिनम का सिंबल होता है क्या, Pt, और सोने का सिंबल होता है क्या, Au, और चांदी का सिंबल होता है क्या, Ag। ये हमारी तीनों धातुएं हो गई, और इन्हीं 3 धातुओं के हमारे लिए क्या बनाए जाते हैं भाई, आभूषण बनाए जाते हैं। तो आभूषण बनाने में हम प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग करते हैं। क्यों, कारण बताना है। ठीक है, तो बात करते हैं क्यों इनका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो धातुएं हैं ना, ये बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, बहुत कम क्रियाशील क्रियाशील धातुएं होती हैं। इसलिए ये वातावरण में किसी से भी क्रिया नहीं करती हैं, वातावरण में पाई जाने वाली नमी के साथ भी कोई क्रिया नहीं करती हैं। तो मतलब इनका संचारण नहीं होता है। जो कम क्रियाशील धातुएं होती हैं उनका संचारण नहीं होता है, उनमें जंग नहीं लगती है। इसको हम कह सकते हैं कि इनका क्या नहीं होता है, संचारण नहीं होता है। और दूसरी यदि बात करें हम इनकी, तो ये भाई चमकदार भी होती हैं। चमकदार धातुएं कैसी होती हैं भाई, ये चमकदार भी होती हैं। इसलिए इनका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, आभूषण बनाने में किया जाता है। कौन कौन सी का, प्लेटिनम का, सोने का और चांदी का। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इसको तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। क्यों, हाँ भाई, ये पोटेशियम और सोडियम और लिथियम जो है ना, लिथियम का सिंबल Li, सोडियम का Na और पोटेशियम का K, ये जो धातुएं हैं ना, ये धातुएं बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती हैं। और यदि इनको वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए तो ये विस्फोट होकर क्या हो जाती हैं,
वातावरण में पाई जाने वाली वायुमंडल की नमी या आर्द्रता से क्रिया करके क्या बना लेती हैं, विस्फोटक पदार्थ बना लेती हैं और ये खराब हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसलिए इन्हें बचाने के लिए हम इनको तेल के अंदर डुबो कर संग्रहित करते हैं ताकि ये नमी के संपर्क में ना आए। तेल की यदि बात करें तो हम यहाँ पर तेल का उपयोग कर सकते हैं, कौन सा वाला, मिट्टी का तेल या केरोसिन जिसे हम कहते हैं। केरोसिन तेल के अंदर इनको संग्रहित करके रखा जाता है। क्लियर भाई क्वेश्चन? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। यस, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात या लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए भाई। जी हाँ, गर्म टैंक यदि हमें बनाना है या जिसको हम कहें गर्म पानी करने के लिए गियर हमें यदि घर में लगवाना है तो उसका जो टैंक होता है ना वो तांबे का बनाया जाता है भाई, कॉपर सीयू का बनाया जाता है। इस्पात या आयरन या लोहे का नहीं, Fe का नहीं बनाया जाता, कॉपर का बनाया जाता है भाई। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह ये है कि जो तांबा जो होता है ना वो इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालन करता है भाई। इसमें ऊष्मा आसानी से ट्रांसफर हो जाती है, किसकी तुलना में, आयरन की तुलना में। इसलिए गर्म पानी का जो टैंक बनाया जाता है ना वो काय का बनाया जाता है, तांबे का बनाया जाता है, इस्पात का नहीं। क्योंकि इस्पात क्या है, एक मिश्र धातु है, किसकी, लोहे की। दूसरी बात करें, लोहा जो है ना वो उस पानी से या नमी से क्या कर लेता है, क्रिया, उसके अंदर जंग भी जल्दी लगेगी और कॉपर के अंदर जंग देरी से लगेगी। क्लियर? और अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? भाई आपने अक्सर घर में मम्मी जी को, भाभी जी को, आपने तांबे के जो बर्तन होते हैं ना उन बर्तनों को अक्सर नींबू से या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा। और नींबू और इमली के रस क्या होते हैं भाई, खट्टे पदार्थ होते हैं, मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है, अम्ल। तो ये अम्ल जो है ना वो बर्तनों को साफ करने में किस प्रकार प्रभावी होते हैं, इनके पीछे क्या वजह है भाई? तो जो तांबे के बर्तन घरों में जो होते हैं उन तांबे के बर्तनों पर क्षारीय ऑक्साइडों की परत जम जाती है भाई। जैसे जैसे हम उन पानी के बर्तनों का उपयोग करेंगे तो उनके ऊपर क्षारीय ऑक्साइडों की क्या जम जाती है भाई, परत जम जाती है, जिसके कारण वो मलिन हो जाते हैं, मतलब मैले हो जाते हैं। मतलब क्षारीय ऑक्साइडों की परत जम गई। अब क्षार को हटाने के लिए हम काय का उपयोग करेंगे भाई, अम्ल का। तो नींबू है, इमली है या अन्य खट्टे पदार्थ हैं, इनमें क्या होता है भाई, अम्ल होता है। वो क्षार से अवक्रिया करके वो क्षार को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। उदासीन होते ही जो मलिन थी उनके ऊपर लग गया था, जो मैल लग गया था, वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है और बर्तन बड़े अच्छे खासे चमकना शुरू हो जाते हैं। तो ये वजह थी कि तांबे के जो बर्तन होते हैं ना उनको साफ करने के लिए खट्टे पदार्थों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि तांबे के बर्तनों के ऊपर क्षारीय ऑक्साइडों की परत जम जाती है जिसको हम मैल कहते हैं। और उस मैल को हटाने के लिए हम अम्ल का उपयोग करेंगे और आसानी से अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो जो गंदगी उनसे लग गई थी वो गंदगी क्या हो जाती है भाई, दूर हो जाती है। क्लियर? और अगला क्वेश्चन हमें 5वां दे रखा है क्या, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। समीकरण लिखिए भाई, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करनी है। इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि धातु के ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड कैसे थे, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी मतलब ये अम्ल की तरह भी व्यवहार करते हैं और क्षार की तरह भी व्यवहार करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुओं के ऑक्साइड बनाती है। समीकरण दीजिए। इसमें सबसे पहला दे रखा है कि भाप के साथ यदि आयरन की क्रिया करा दी जाए और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया करा दी जाए। तो दोनों ही कंडीशन में यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन के साथ धातुओं की क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। कैसा? क्षारीय ऑक्साइड बनाने वाली कौन कौन सी धातुएं हमारे पास, एक तो सबसे पहले हमें ये लोहा दे रखा है, इसकी हमने जल के साथ क्रिया करा दी, G4 गैस लिखा हुआ है, इसका मतलब जहां पे काय का उपयोग किया गया है, भाप का। और ये Fe3O4 नाम का ऑक्साइड बना लेती है आयरन का। दूसरी हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम यदि जल के साथ क्रिया करा दी जाए तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी ऑक्सीजन के साथ धातुएं की यदि अभिक्रिया कराई जाए, किसकी, आयरन की और कैल्शियम की, पोटेशियम की, तो ये कैसे ऑक्साइड बनाएंगे भाई, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, भर्जन किसे कहते हैं भाई? भर्जन, भर्जन का मतलब होता है भाई क्या कि किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में या हम कहें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करना, जलाना। तो
ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम किसे जलाएंगे, सल्फाइड अयस्क को जलाएंगे। सल्फाइड अयस्क मतलब जिसके अंदर क्या पाई जाएगी, सल्फर, अशुद्धि के रूप में। उस सल्फर को हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर वो काय में परिवर्तित हो जाता है भाई, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी क्रिया को हम क्या कह देते हैं भाई, भर्जन कह देते हैं। तो भर्जन का मतलब होता है कि सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वो सल्फाइड अयस्क अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, भर्जन कह देते हैं। वैसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, निस्तापन। तो निस्तापन जो क्रिया होगी ना वो वायु की अनुपस्थिति में होगी, या हम कहें कि वायु की जो मात्रा होगी ना वो कैसी होगी, सीमित होगी। तो निस्तापन वाली प्रोसेस हम अपनाएंगे किसमें, कार्बोनेट अयस्कों में। तो कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ये काय में परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, निस्तापन नाम दे देते हैं। तो भर्जन में क्या करने वाले हैं, भर्जन में हम सल्फाइड अयस्कों को अलग करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। इस क्रिया को हम भर्जन बोल देंगे। निस्तापन में क्या होगा कि भाई, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क लेंगे जो जिसको हम वायु की अनुपस्थिति में अधिक ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम नाम दे देंगे कौन सी, निस्तापन अभिक्रिया। और अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, ध्वनिक ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए भाई। ध्वनिक का जो गुण है ना भाई, ये सबसे पहला गुण तो है धातुओं के अंदर। ध्वनिक वाला प्रोसेस है जिसे सोनोरस कह रहे हैं हम, ये धातुओं का गुण है। वो धातुएं जो होती है ना वो किसी कठोर सतह से टकराती हैं, कठोर सतह से टकराकर क्या उत्पन्न करती हैं भाई, आवाज उत्पन्न करती हैं। बस इसी को कहते हैं हम क्या, सोनेरस या ध्वनिक कहते हैं। तो भाई वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं और क्या उत्पन्न करती हैं भाई, ध्वनि, उन स्थानिक या सोनोरस कहते हैं, उसे हम ध्वनिक या सोनेरस कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मंदिर की घंटी, स्कूल की घंटी, जिसको किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो ये क्या बना लेती है भाई, अपनी आवाज उत्पन्न करती है। तो धातुओं की इस तरीके से आवाज उत्पन्न करने की क्रिया ही हमारी कहलाती है क्या, सोनेरस या ध्वनिक। ये अधातुओं के अंदर ये गुण नहीं पाया जाता है। क्लियर, यस। यहां से आ जाते हैं हमारे कितने नंबर वाले क्वेश्चन, 3 नंबर वाले क्वेश्चन। इनकी बात करते हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चनों में सबसे पहला क्वेश्चन हमें गिवन है क्या, एक यौगिक है हमारे पास एल्युमिनियम का, प्रयोग रेल लाइनों को जोड़ने के काम में लाया जाता है। तो उस यौगिक X की हमें पहचान करनी है, इसकी अभिक्रिया का नाम लिखना है हमें, और इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी हमें लिखना है, और इस यौगिक का हमें नाम बताना है कि भाई ऐसा कौन सा यौगिक है जिसका प्रयोग रेल लाइनों को जोड़ने के काम में किया जाता है भाई। ठीक है, तो बात करते हैं। यौगिक X आयरन ऑक्साइड होगा जिसका उपयोग रेल लाइनों को जोड़ने में किया जाएगा, और इसको अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा देकर इस अभिक्रिया को किया जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम नाम दे देंगे क्या, थर्मेट अभिक्रिया। और ये आयरन ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ क्रिया करेगा तो आयरन अलग हो जाएगा और एल्युमिनियम का Al2O3 ऑक्साइड बनके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इस यौगिक की हमें पहचान करनी थी, आप पढ़ सकते हो आराम से। दूसरा क्वेश्चन है हमें, अपर रूप क्या होते हैं भाई। अपर रूप क्या होता है, बहुत सारे यौगिक जो है ना, तत्व जो है ना, वो प्रकृति में बिल्कुल उस रूप में नहीं पाए जाते हैं, अपने रूप को बदलकर प्रकृति में रहते हैं भाई, अपना रूप बदलकर। तब एक ही तत्व जब अपने अलग अलग रूपों में प्रकृति में पाया जाता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, अपर रूप कहते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हमारा कौन, कार्बन। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न विभिन्न रूपों में प्रकृति में विद्यमान रहती है, और प्रत्येक रूप को अब इसके को अपन क्या कह देते हैं भाई, अपर रूप कहते हैं। तो जब किसी तत्व का अलग अलग रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है भाई, अपर रूप कहलाता है। और इस कार्बन के 2 अपर रूप हैं भाई अपने पास, एक है क्या, हीरा, और दूसरा है क्या, ग्रेफाइट।
हीरा और ग्रेफाइट अपर रूप है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, इसका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कौन है भाई? हीरा। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है भाई। ग्रेफाइट क्या है भाई? अधातु। क्यों? क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है? कार्बन। और कार्बन क्या है? आपकी अधातु। कार्बन का ही जो दूसरा रूप है जिसे हम क्या कह देते हैं? अपर रूप कह देते हैं। तो कार्बन ही प्रकृति में अनेक रूपों में पाया जाता है, उन रूपों को ही हम क्या नाम दे देते हैं? अपर रूप। तो याद रखना है कार्बन के दो अपर रूपों के नाम हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें से ग्रेफाइट जो है ना वो आपकी पेंसिल जिसका अपन उपयोग करते हैं लिखने में, उसकी जो नोक बनी रहती है वो इसी की बनी रहती है। और बैटरी वगैरह बनाने में जो छड़ वगैरह बनाते हैं कार्बन रॉड की, अपन उसको में भी इसी का उपयोग किया जाता है। क्लियर? दूसरा, एनोडीकरण क्या है? एनोडीकरण किसे कहते हैं? तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या एनोडीकरण किसे कहते हैं या एनोडाइजिंग क्या है? तो एनोडीकरण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? हमें लेनी पड़ेगी सहायता किसकी? विद्युत की, करंट की। तो इसमें हमें लाइट का उपयोग करना पड़ेगा, और विद्युत का जब उपयोग करेंगे हम तो हमें एक कैथोड चाहिए और एक एनोड चाहिए, एक माइनस और एक प्लस वाली वायरिंग चाहिए। तो क्या करेंगे भाई? एनोडीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। तो एल्युमिनियम को यदि हमने एक बर्तन लेकर, पात्र लेकर, उसके अंदर हम एल्युमिनियम की एक छड़ ले लेंगे और जैसे ही इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो ऑक्साइड की जो परत है ना वो काय के ऊपर जम जाएगी? एल्युमिनियम के ऊपर जम जाएगी। इसी को नाम दे देते हैं हम क्या? एनोडीकरण। बात करते हैं देखो एनोडीकरण कि एल्युमिनियम पर जो मोटी परत होती है ऑक्साइड की, उसको जमाने के लिए, उसे बनाने के लिए इस प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण हो जाता है, और एल्युमिनियम में ऑक्साइड की परत इसे संचारण से क्या करती है? बचाती है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम भी क्रियाशील धातु है, और क्रियाशील धातु होने की वजह से जो वातावरण में पाई जाने वाली जो नमी है, जो ऑक्सीजन है, उसके साथ क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है। मतलब ये क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है। तो जैसे ही इसके ऊपर यदि ये परत जम जाएगी संचारण वाली, जिसे हम एनोडीकरण कह रहे हैं, वो परत इसको वातावरण के संपर्क में आने से क्या करेगी? रोकेगी, और ये एल्युमिनियम हमारी खराब होने से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है हमारा क्या? फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछा गया है कि आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए भाई। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जैसे कि HCl, जिसको हमने अम्ल बोला था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको जैसे ही जलीय विलयन के अंदर डाला जाता है तो ये आयनों में टूट जाता है भाई, अपने आयनों में। जैसे कि हाइड्रोजन आयन अलग हो जाता है और क्लोरीन आयन क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो आयन की यदि बात करें तो आयन धनायन भी होगा इसके अंदर और आयन ऋणायन भी होगा। एक भाग इसका धनायन वाला होगा, दूसरा भाग ऋणायन वाला होगा। तो भाई ये क्या है? इनके 3 गुण हमें बताने हैं। तो जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं जिनको जलीय विलयन में डाला जाता है तो ये अपने छोटे छोटे आयनों में विभक्त हो जाते हैं। उनके जो गलनांक हैं और उनके जो क्वथनांक हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उच्च होते हैं। एक बात याद रखना भाई, क्या? कि जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनके गलनांक भी उच्च होते हैं और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। गलनांक आप जानते हो, जिस टेम्परेचर पर इसको पिघलाया जाता है। क्वथनांक इसको गर्म करके बनाया जाता है। ठीक। और तीसरा पॉइंट है हमारा क्या? कि ये जल में घुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक विलायकों में कैसे होते हैं? अघुलनशील होते हैं। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में आसानी से क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। और जितने भी अपने पास कार्बनिक पदार्थ हैं उनमें ये नहीं घुलते हैं। कौन? आयनिक यौगिक। तीसरा पॉइंट है कि आयनिक यौगिक जितने भी होंगे वो विद्युत का क्या करेंगे? चालन। इनके अंदर करंट आएगा भाई। क्यों करंट क्यों आएगा? करंट आने के लिए इसके अंदर क्या है? धनायन है, एक ऋणायन है और एक धनायन है। धनायन और ऋणायन की वजह से इसके अंदर क्या आता है? करंट। क्योंकि विद्युत धारा को बहने के लिए हमें क्या चाहिए? आयंस चाहिए। आयंस में हमें हाइड्रोजन आयन मिल गया और दूसरा हमें मिल गया क्या? क्लोरीन आयन। क्लियर? और अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, जिसमें हमसे पूछा गया है कि मिश्रातु किसे कहते हैं? मिश्रातु, या हम कह सकते हैं कि मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो बिल्कुल नाम से पता चल रहा है मिश्र धातु, मतलब इसके अंदर 2 या 2 से अधिक धातुओं को आपस में क्या कर दो? मिला दो भाई। 2 धातुओं को मिक्स कर दो आपस में, वही क्या कहलाएगी? मिश्र धातु कहलाएगी। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम क्या कह देते हैं? मिश्रातु या मिश्र धातु। और इसे तैयार करने के लिए
पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है, मतलब जिस धातु को अपन मिलाना चाह रहे हैं उस धातु को पहले क्या किया जाएगा, उस धातु को गलाया जाएगा। गलाने के लिए इसको गलाकर लिक्विड में बदला जाएगा, मतलब द्रव अवस्था में इसको बदला जाएगा, जिसके लिए हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर की क्या होगी, आवश्यकता। उसके पश्चात दूसरे तत्व की एक निश्चित मात्रा को इसमें विलय किया जाएगा, फिर इसे कमरे के तापमान पर शीतलीकृत मतलब ठंडा किया जाएगा। तो मतलब मेन जो धातु थी हमारी उसको हमने गला लिया, द्रव अवस्था में बदल दिया, और जिस धातु को इसमें मिलाना चाह रहे हैं उस धातु को इसके अंदर क्या कर देंगे, मिला देंगे, फिर इसको हम रूम टेम्परेचर पर क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ये फिर से किस अवस्था में बदल जाएगी, ठोस अवस्था में बदल जाएगी। इस प्रकार ये इन दो धातुओं की क्या बनके तैयार हो गई, मिश्र धातु बनकर तैयार हो गई। क्लियर बात। तो भाई हमने आज 3-3 नंबरों वाले क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और 2 अंक वाले हमने करीबन 5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे के क्वेश्चनों को हम आपसे डिस्कस करेंगे अगली अपनी क्लास में, और कोशिश करेंगे कि 10th क्लास साइंस का जो हमारा केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन चल रहा है उस पोर्शन के अंदर हमारा जो तीसरा चैप्टर चल रहा है, तो वो अगली क्लास में आपके पास जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, चैप्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम 4th चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे, और 5th चैप्टर इस बार के सिलेबस से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो बात करते हैं हमने जो क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया उन्हीं क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में जारी रखेंगे। तो भाई सभी स्टूडेंट आगे की क्लास को लेने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ये पहली क्लास हमारी केमिस्ट्री की धातु और अधातु से रिलेटेड थी। अगली क्लास इसी चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, जिसमें आगे के आने वाले सारे क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।